हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तेजपुर कहकर एक गांव में रमा अपनी 8 साल की बेटी त्रिशा और 7 साल की बेटी अवनी के साथ रहती है। रमा का पति जब तक गरीब था तब तक वो रमा के साथ रहता था, लेकिन एक दिन अचानक से उसने शहर जाकर एक स्कैम किया, जिसके बाद वो अमीर बन गया और फिर कभी गांव लौटा ही नहीं। उस दिन से लेकर आज तक रमा गांव में कड़ी चावल बेचकर अपनी बेटियों संग रहती है और खुद ही मेहनत मशक्कत करके उन्हें पाल पोस रही है। त्रिशा, अवनी, चलो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने तुम दोनों के टिफिन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डाली हैं और पैक कर दिया है। आज टिफिन पूरा ख़त्म करके ही आना, ठीक है अवनी बिटिया? हाँ माँ, मैं पूरा टिफिन ख़त्म करके आऊँगी। माँ, हमें तो हर संडे को छुट्टी मिलती है, तो आपको क्यों नहीं छुट्टी मिलती? आप दिन रात कड़ी चावल बेचते रहते हो। अरे मेरी फूल सी बच्चियों, मेरी गुड़िया रानी हो, मैं दिन रात इसीलिए मेहनत करती हूँ कि तुम दोनों पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन सको, और फिर तुम दोनों के अफसर बनने के बाद मेरी कड़ी चावल बेचने से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी, है ना? हाँ माँ, हम दोनों आपको किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देंगे और आपको बस आराम करने देंगे। हाँ, त्रिशा दीदी सही कह रही है माँ। जाओ जाओ, पहले स्कूल जाकर पढ़ाई करो, बोल बचन कहीं की। रमा के पास एक ऑटो रिक्शा होता है। वो उसी ऑटो रिक्शा में कड़ी चावल बनाकर कंटेनर में पैक करके ले जाती है और अपनी बेटियों को स्कूल छोड़कर सीधे चौक पर जाती है और दिन भर कड़ी चावल बेचती रहती है। कड़ी चावल, कड़ी चावल, स्वादिष्ट और मजेदार कड़ी चावल, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। कड़ी चावल, कड़ी चावल, पकौड़े वाली कड़ी, सादी कड़ी, मसाले वाली कड़ी, दही कड़ी, हर एक प्रकार की कड़ी मिलेगी सिर्फ यहाँ, और कहाँ? स्वाद में मस्त और दाम में जबरदस्त कड़ी चावल, कड़ी चावल। लोग बड़े चाव से रमा के हाथ की कड़ी चावल खाते हैं और उसके ऑटो रिक्शा के पास ढेर सारे ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती है। वाह वाह, क्या खुशबू है इस कड़ी चावल की, बचपन याद आ गया। भाई, मुझे 2 प्लेट कड़ी चावल दे दो रामा बहन जी। जी भाई साहब, मैं अभी देती हूँ। अरे वाह रमा बहन, तुम्हारे हाथ के कड़ी चावल तो एकदम लाजवाब है। आज के जमाने में ऐसे असली और देसी स्वाद वाले कड़ी चावल मिलना मतलब रेगिस्तान में से पानी मिलने के बराबर है। धन्यवाद बहन जी। ये लीजिए, ये पकौड़े वाली कड़ी और जीरा वाले चावल आपके लिए, और ये रहा आपका पार्सल। धन्यवाद रमा बहन, ये लो तुम्हारे पैसे। रामा बहन जी, मैं आपके यहाँ कड़ी चावल का ऑर्डर देने आया हूँ। कल मंदिर में हवन रखा जाने वाला है और उसमें 200 से 300 लोगों के लिए कड़ी चावल का बंदोबस्त करना है। तो आप बताइए, आप खाना यहीं से बनाएंगी या फिर मंदिर में आकर बनाएंगी? मैं मंदिर में आकर बनाऊंगी। भगवान के भक्तों को मिलने वाला प्रसाद तो स्वयं भगवान के घर यानी मंदिर में ही बनाना चाहिए ना। चलो ठीक है फिर, तय रहा। अच्छा, ये लीजिए, ये एडवांस के पैसे रख लीजिए, मुखिया जी ने दिए हैं। धन्यवाद भाई साहब, मुझे इतना नेक काम करने का अवसर देने के लिए। रमा के जीवन में अब बस काम और बेटियों की परवरिश की अहमियत थी। एक दिन जब करवा चौथ आता है तभी रमा को अपने पति की याद आती है। शैलेश जी, आप न जाने कहाँ चले गए। पैसा आने के बाद आपने मुझे और अपनी बच्चियों के बारे में कुछ नहीं सोचा। मैं आपके दिए दर्द के लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी। गांव में वसंतलाल कहकर एक गरीब ऑटो ड्राइवर होता है। एक दिन उसकी ऑटो खराब हो जाती है और वो बंद पड़ जाती है, जिसे ठीक कराना अब नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए वो बहुत परेशान हो जाता है। मधु, अब मैं क्या करूंगा? मेरी ऑटो रिक्शा बंद पड़ चुकी है। अब उसे मैं ठीक भी नहीं करा सकता। अब वो किसी काम की नहीं रही। अरे आप चिंता मत कीजिए जी, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। न जाने क्या होगा अब। वसंत जी, मेरे पास एक सुझाव है। भले ये सुझाव एक गलत काम करने के लिए है, लेकिन अब इस वक्त हमारे पास और कोई भी दूसरा पर्याय नहीं है। कहो मधु, क्या है वो सुझाव? वो दूसरी गली की रमा है ना, अरे वही जो नुक्कड़ पर अपनी ऑटो रिक्शा लगाकर कड़ी चावल बेचती है। अच्छा, हाँ।
हाँ, हम उसकी ऑटो रिक्शा चुरा लेंगे और उस ऑटो रिक्शा को पेंट करके एकदम नया और अलग बना लेंगे, जिससे कोई पता नहीं कर पाएगा कि वो उसी की ऑटो रिक्शा है। वो खुद भी नहीं पहचान पाएगी अपनी ऑटो रिक्शा। अरे वाह मधु, क्या दिमाग चलाया है तुमने। मैं और तुम, हम दोनों आज रात को जाकर ही उसकी ऑटो रिक्शा चुरा लेंगे। मधु और वसंतलाल दोनों मियाँ बीवी बेचारी रमा की ऑटो रिक्शा चुरा लेते हैं और उसे पेंट करके और उसकी नंबर प्लेट बदलकर उसे एकदम नया एवं अलग बना देते हैं। जिसके बाद वसंतलाल खुशी खुशी उस ऑटो रिक्शा को चलाकर अपना काम फिर से शुरू करता है और पैसे कमाने लगता है। वहीं रमा के लिए ऑटो रिक्शा के यूं अचानक गायब हो जाने से कई सारी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। हे भगवान, अब ऑटो रिक्शा के बिना मैं कड़ी चावल कैसे बेचूंगी? वो ऑटो रिक्शा मुझे मेरे पापा ने दी थी। ठेले आज के ज़माने में बहुत महंगे हो गए हैं। अवनी और त्रिशा के स्कूल की फीस और घर के किराया भी चुकाना है मुझे। 2 दिनों के अंदर अगर मैंने बचाए हुए पैसे खर्च कर दिए तो मैं अवनी और त्रिशा के स्कूल की फीस और घर का किराया नहीं भर पाऊंगी, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रमा को ना चाहते हुए भी अब सड़क पर ही कड़ी चावल लेकर बैठना पड़ता है, लेकिन बारिश के दिनों के कारण रमा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली थी। अरे नहीं नहीं, ये अचानक से बारिश कैसे आ गई? अब मैं क्या करूं? अचानक से तेज धुआंधार बारिश आ जाती है और रमा का सारा कड़ी चावल खराब हो जाता है। ऐसा एक बार नहीं, कई बार होता है। रमा बहुत परेशान हो जाती है। माँ, मुझे लगता है आपको पुलिस अंकल को जाकर बताना चाहिए कि आपकी ऑटो रिक्शा गायब हो गई है। मेरा मतलब चोरी हुई है, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा, वरना हमें ऑटो रिक्शा कभी वापस नहीं मिलेगी। त्रिशा बेटिया, शायद तो सही कह रही है। मैं पहले सोच रही थी कि पुलिस थाने जाऊं, लेकिन बाद में मुझे लगा कि ऑटो रिक्शा चोरी होने का केस तो पुलिस वाले गंभीरता से लेंगे या नहीं। रमा पुलिस स्टेशन जाकर अपनी ऑटो रिक्शा के चोरी होने की केस को दर्ज करती है और पुलिस जब गांव के सारे ऑटो रिक्शा बेचने वालों से पूछताछ करते हैं तब उन्हें एक आदमी के पास रमा के ऑटो रिक्शा का नंबर प्लेट मिलता है और वो आदमी उन्हें वसंतलाल का पता देता है और वक्त रहते ही पुलिस वसंतलाल को ऑटो रिक्शा चोरी करने के कारण गिरफ्तार कर लेती है। मधु बहन, आप तो मुझे जानती हो ना। आपको तो पता है ना कि मैं एक अकेली औरत हूँ और मुझ पर मेरी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी है। उसके बावजूद भी आपने अपने पति को मेरी ऑटो रिक्शा चुराने का सुझाव दिया। छी, इतना भी कोई कैसे गिर सकता है लालच में? लेकिन रमा बहन, बस बस मधु बहन, बस। अब मुझे ना तो आपकी सुननी है और ना ही आपके चोर पति की। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों मियाँ बीवी को। और खूब सारा डिशम डिशम करना, इनकी अच्छे से पिटाई करना पुलिस अंकल। मधु और वसंतलाल को जेल की सलाखों के पीछे कैद कर दिया जाता है और रमा फिर से अपनी ऑटो रिक्शा में कड़ी चावल बेचने लगती है और खूब सारे पैसे कमाने लगती है। वो दिन रात मेहनत करके अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर खूब आगे ले जाती है। बड़े होने के बाद त्रिशा एक डॉक्टर बनती है, वहीं अवनी एक IPS ऑफिसर और दोनों बेटियां अपनी मां का नाम रोशन करती हैं। वीरनगर नामक एक गांव में विनोद अपनी बीवी रोमिला के साथ रहता है। उन दोनों को एक छोटा बेटा भी है जिसका नाम गप्पू होता है। विनोद का एक बहुत बड़ा बांस का खेत होता है जिसमें उगाए बांस की लकड़ियों को वो सप्लाई करता है। अरे विनोद, तुम्हारे यहाँ की बांस की लकड़ियाँ एकदम बेस्ट क्वालिटी की होती हैं। सच में तुम बहुत अच्छी तरह से अपने खेत की देखभाल करते हो। धन्यवाद भाई साहब। ये लो तुम्हारे पैसे विनोद। विनोद पूरे गांव में बांस का नंबर 1 व्यापारी होता है। इतना ही नहीं, उसकी बीवी और वो मिलकर बांस के फर्नीचर और बांस के बर्तन भी बनाकर बेचते हैं, जिससे उनका बहुत मुनाफा होता है। विनोद का इस दुनिया में कोई नहीं होता सिवाय उसके बीवी, बेटे और चचेरे भाई पुष्कर के। लेकिन पुष्कर विनोद से बात नहीं करता क्योंकि उसे विनोद की तरक्की से बहुत जलन महसूस होती है। मेरी इतनी बड़ी साड़ी की दुकान होकर भी मैं इतने पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ जितने वो विनोद कमा रहा है, हैं? नहीं, मैं उसे जीवन में आगे नहीं जाने दे सकता। विनोद खुश नहीं रह सकता। विनोद खुश नहीं रह सकता। दिवाली आ रही है, लेकिन ये दिवाली विनोद के लिए उजाले और खुशियों वाली नहीं बल्कि अंधेरे और दुखों वाली होगी। दिवाली का पावन त्योहार आता है और पूरे वीरनगर में दियों की जगमगाहट होती है। सभी पटाखे जलाते हैं और पूरे उल्लास के साथ त्योहार मनाते हैं। विनोद भी रोमिला और गप्पू के साथ दिवाली मना रहा होता है। तभी चुपके से उसके खेत में पुष्कर आ जाता है। पूरा गांव दिवाली मनाने में व्यस्त है। यही सही मौका है।
खेत में पटाखे जलाकर पूरा खेत जला देने का। पुष्कर विनोद के खेत में जाकर पटाखे जलाता है और थोड़ी ही देर में पूरा बांस का खेत धू धू करके जलने लगता है। आग की लपटों को देख रोमिला चौंक जाती है और सभी खेत की ओर भागते हैं और पानी डालने लगते हैं, लेकिन खेत आधे से ज्यादा जल चुका होता है। नहीं, मेरा खेत, ये क्या हो गया लक्ष्मी मैया, अब मैं क्या करूंगा? हमारा खेत जल गया। विनोद बहुत टूट जाता है। उसके खेत की जमीन जलकर बंजर हो जाती है। अब बस थोड़ी ही बांस की लकड़ियां बची होती हैं, जिन्हें रोमिला और विनोद संभाल कर रख लेते हैं। न जाने अब क्या होगा, अब इन बची कुची लकड़ियों से क्या होगा, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जी आप हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा और अच्छा ही होगा। विनोद और रोमिला बहुत चिंतित हो जाते हैं, लेकिन अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उन्हें काम करना भी बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए दोनों साथ में काम की तलाश करने निकल पड़ते हैं। 3 दिन से हम लगातार काम ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें कहीं काम नहीं मिला अब तक। थोड़ा और सब्र रखते हैं, क्या पता भगवान ने कुछ और ही लिखा हो हमारी किस्मत में। चलिए अभी हम वो गीतागंज की मिल में भी जाकर नौकरी के बारे में पूछ लेते हैं। हाँ रोमिला। विनोद और रोमिला गीतागंज वाली मिल में भी जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां भी काम नहीं मिलता। रात में जब वो खाना खा रहे होते हैं, तभी उनके दरवाजे पर अचानक से खटखट होती है। अरे इतनी रात गए, भला कौन होगा? रुको, मैं देखता हूँ। विनोद दरवाजा खोलने जाता है, तब देखता है 2 पति पत्नी वहां खड़े होते हैं। वो गांव में नए होते हैं। जी मैं प्रफुल्ल और ये मेरी बीवी संध्या। हम दोनों इस गांव के ऐतिहासिक जगहों पर घूमने आए हैं, लेकिन हम होटल बुक करने गए थे, देखा कि सारे होटल्स फुल हैं, कहीं भी रूम नहीं मिला, इसलिए हम आपके पास आए हैं। क्या हम रात के लिए आपके पास ही रुक जाएं? अगर आपको एतराज ना हो तो हम सुबह होते ही निकल जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रफुल्ल भाई, संध्या भाभी आइए, घर में आइए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। प्रफुल्ल और उसकी बीवी संध्या दोनों विनोद और रोमिला के घर रुकते हैं। तभी विनोद उनके लिए अपने हाथों से गर्मा गर्म मैगी नूडल्स बनाता है। ये लीजिए गर्मा गर्म मैगी नूडल्स। जितना खाना था सब खत्म हो गया, इसलिए ये मैगी नूडल्स बनाए हैं। शुक्रिया विनोद भाई साहब, इसकी खुशबू तो बहुत ही लाजवाब है। मुझे पूरा यकीन है कि इसका स्वाद भी उम्दा होगा। प्रफुल्ल और संध्या जब मैगी नूडल्स चखते हैं और उन्हें वो बहुत पसंद आते हैं। आहा, क्या मैगी नूडल्स हैं, सच में मजा ही आ गया। वाकई में विनोद भाई साहब, आप तो कमाल के शेफ निकले। जी धन्यवाद। विनोद जी जैसे मैगी नूडल्स तो कोई बना ही नहीं सकता। जो कोई इनके हाथ के मैगी नूडल्स खाता है वो इनका फैन हो जाता है। मेरे पापा बेस्ट हैं। अच्छा विनोद भाई साहब, आप काम क्या करते हैं वैसे? ये सुनकर विनोद की आंखें नम हो जाती हैं। तभी रोमिला और विनोद दोनों प्रफुल्ल और संध्या को अपने खेत के नुकसान के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर उन दोनों को भी बहुत बुरा लगता है। अगली सुबह जब वो दोनों वहां से जा रहे होते हैं, तभी प्रफुल्ल विनोद के हाथ में कुछ पैसे थमाता है और कहता है, ये लो विनोद भाई साहब, ये पैसे रखो और इन पैसों से तुम अब बांस में मैगी नूडल्स बेचो। बांस में मैगी नूडल्स? मतलब हम कुछ समझे नहीं प्रफुल्ल भाई साहब। आपके पास इतने सारे बांस अब भी पड़े हैं जिनसे एक बांस का ढाबा बन सकता है, और तो और आपके पास बांस का बर्तन भी पड़ा है जिनमें आप मैगी नूडल्स बेच सकते हैं। विनोद भाई साहब, रोमिला भाभी, मैं आप दोनों को कह रही हूँ, इनके मैगी नूडल्स के चर्चे दूर दूर तक होंगे। बस आप दोनों एक बार वही करो जो हम कह रहे हैं। और पैसे लेने में कोई आनाकानी नहीं, प्यार और इज्जत से दे रहा हूं। और हाँ, अब हम हर महीने में एक बार तो तुम्हारे ढाबे पर आया ही करेंगे, इसलिए जाओ ढाबा खोलो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रफुल्ल के दिए पैसों से विनोद अब बांस का ढाबा तैयार करता है और वो बांस के चूल्हे पर मैगी नूडल्स बनाकर बांस के बर्तनों में उसे ग्राहकों को परोसता है। सभी ग्राहकों को विनोद के मैगी नूडल्स बहुत पसंद आते हैं। अरे इन मैगी नूडल्स का क्या ही कहना, इन्हें खाकर तो मेरा दिन बन गया भाई। दुनिया के सारे मैगी नूडल्स एक तरफ और तुम्हारे मैगी नूडल्स एक तरफ विनोद भाई। सच में इतने टेस्टी मैगी नूडल्स हमने आज तक कहीं नहीं खाए, ना शहर में ना तो किसी गांव में। आपके ये अनोखे मैगी नूडल्स की रेसिपी बिल्कुल शानदार है। अरे और काफी पौष्टिक भी है,
क्योंकि ये बांस में परोसी गई है। बांस में परोसी जाने पर इसके स्वाद में और भी चार चांद लग गए हैं। विनोद और रोमिला के बांस के मैगी नूडल्स की तरक्की देखकर पुष्कर को बहुत जलन होती है और वो गुस्से से लाल हो जाता है। इस विनोद के बच्चे का मैं क्या करूं? इस पे जो भी मुसीबत आती है उसका हल अपने आप निकल आता है और ये जीवन में दुखी होने की जगह और भी खुश हो जाता है। मुझे इसका कुछ तो करना ही होगा। इसका ये बांस का मैगी नूडल्स अब पूरे गांव को बर्बाद कर देगा और विनोद को तो और भी ज्यादा बर्बाद कर देगा। हाँ। पुष्कर दिन के सन्नाटे में चुपके से विनोद के ढाबे में जाता है और वो उसके मैगी नूडल्स में जहर मिलाता है, लेकिन तभी गांव वाले उसे देख लेते हैं और उसे तुरंत पकड़ लेते हैं और खूब मारते हैं। क्यों रे कमीने, नूडल्स में जहर मिलाने आया था क्या? आज तो तेरी हड्डी पसली है, कर ही रहेंगे हम। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मत मारो। गांव वाले पुष्कर को खूब मारते हैं। तभी वहां विनोद पुलिस को लेकर आता है। मेरा चचेरा भाई होकर भी तूने मेरे साथ ऐसा किया पुष्कर। जब तू ये करने आया था तो इसका मतलब तूने ही मेरे बांस का खेत जलाया होगा। हाँ, लानत है तुझ पर। गिरफ्तार कर लीजिए इस हैवान को इंस्पेक्टर साहब। पुलिस पुष्कर को गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल की सलाखों के पीछे कैद कर दिया जाता है। विनोद अपने ढाबे के जरिए खूब नाम और पैसे कमाता है और जीवन में भरपूर तरक्की करता है। कॉलेज में पढ़ने वाली आंचल अपनी सौतेली माँ उर्मिला और सौतेले भाई चिराग के साथ रहती है। उसके पिता ने उसकी सगी माँ की मृत्यु के बाद उर्मिला से शादी की, जिसे पहले से ही एक बेटा था, और फिर कुछ सालों बाद एक एक्सीडेंट में आंचल के पिता की भी मौत हो गई और फिर उर्मिला ने उसकी सारी जायदाद अपने नाम कर ली। उर्मिला आंचल संग बहुत बुरी तरह पेश आती। अरे ओ कल मुही करम जली कहीं की, जल्दी जल्दी हाथ चला और मेरे बेटे के लिए खाना बना। अगर वक्त पर खाना नहीं बन पाया तो तुझे मैं अगले 10 दिनों तक भूखी और प्यासी रखूंगी, समझ गई तू? ठीक ठीक है माँ। माँ मत कह मुझे, मैं तेरी माँ नहीं, सिर्फ अपने चीरू की माँ हूँ। उर्मिला आंचल से कभी सीधे मुंह बात नहीं करती। बेचारी आंचल दिन रात बस काम ही करती रहती है और उसे पढ़ाई करने के लिए 1 मिनट तक नहीं मिलता है। वो कॉलेज में एक दिन स्प्रिंग रोल्स बनाकर ले जाती है, जिसे खाकर उसकी सहेलियां बहुत खुश हो जाती हैं और उन्हें वो स्प्रिंग रोल्स खूब पसंद आते हैं। वाह यार आंचल, ये स्प्रिंग रोल्स तो एकदम माइंड ब्लोइंग है, वेरी टेस्टी। इतने यमी स्प्रिंग रोल्स तो मैंने कहीं नहीं खाए हैं। इसे तूने बहुत ही अच्छी तरह से बनाया है आंचल। तू ये स्प्रिंग रोल्स रोज लाया करना। थैंक यू। आंचल के हाथ के बने स्प्रिंग रोल्स उर्मिला और चिराग को भी बहुत पसंद होते हैं, लेकिन वो कभी उसकी तारीफ नहीं करते। चिराग और आंचल दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं और जब आंचल एग्जाम में फर्स्ट आती है और चिराग सेकंड आता है, तभी चिराग को आंचल पर बहुत गुस्सा आता है। उसके दोस्त उसे खूब चिढ़ाते हैं। क्या यार चिराग, सेकंड आकर भी तेरा कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि तुझसे आगे तो तेरी सौतेली बहन निकल गई। तू तो लूजर निकला चिराग, क्योंकि तेरी बहन ने ही तुझे मात दे दी। घर जाकर माँ आज उस आंचल की वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई। मैं बस 2 मार्क्स से पीछे रह गया। आंचल हर बार मेरे रास्ते का कांटा बनती है और मुझसे आगे निकल जाती है। उसका कुछ तो करो माँ, वरना मैं ही कुछ कर दूंगा। तू फिक्र मत कर बेटा, तू जाकर और मेहनत कर, क्योंकि अब वो नासपिटी कॉलेज कैसे जाती है वो मैं देखती हूँ। नहीं, उसकी दोनों टांगे तोड़कर उसके हाथ में दे दिए ना तो मेरा नाम भी उर्मिला नहीं। उर्मिला आंचल का कॉलेज जाना बंद कर देती है और उसे घर पर ही कैद कर कर रखती है और सारे घर के काम करवाती है। उर्मिला जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे कॉलेज जाने दीजिए। मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ लिख कर बहुत आगे जाना है और अपने स्वर्गवासी माता पिता का नाम रोशन करना है। अरे चुप, तेरी पढ़ाई गई तेल लेने। चुपचाप सारे बर्तन घिस और उसके बाद मुझे गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े और इमली की चटनी बना कर दे, वरना आज तुझे इतना मारूंगी कि तू अगले 15 दिन तक अपना मुंह नहीं खोल पाएगी। आंचल खूब रोती है। उसे उसके सारे सपने छिन चुके थे और उसे ना चाहते हुए भी उर्मिला की कैद में रहना पड़ता है। थोड़े दिनों बाद उर्मिला एक बूढ़े आदमी से पैसे लेकर बेचारी आंचल की शादी उससे करवा देती है और उसे जबरदस्ती उस बूढ़े आदमी के साथ रहना पड़ता है। ओए लड़की, तुझे पैसे देकर अपनी बीवी बनाकर लाया हूं मैं। चल,
मुझे खुश कर अभी, वरना तेरी खैर नहीं। मुझसे दूर रहो, मैं विनती करती हूँ। दूर रहने के लिए तुझे अपनी बीवी नहीं बनाया है। रुक जा, तू ऐसे नहीं मानेगी। तुझे तो मार खिलाकर ही लाइन पर लाना होगा। वो बूढ़ा आदमी आंचल को बेल्ट से मारने जाता है कि तभी वहां पर उसका नौजवान पड़ोसी अर्जुन आ जाता है, जो आंचल को बचाता है और उस बूढ़े आदमी को खूब मारता है। ये ले, ये ले, नहीं, नहीं। बूढ़ा आदमी मार खाकर वहां से भाग जाता है और आंचल झट से अर्जुन के सीने से लिपट जाती है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। अर्जुन आंचल को अपने घर ले जाता है। अर्जुन के साथ उसकी माँ पद्मिनी भी रहती है। पद्मिनी और अर्जुन दोनों माँ बेटे आंचल को किसी चीज की कमी महसूस होने नहीं देते हैं। जब उन्हें आंचल के साथ जो गलत हुआ उसके बारे में पता चलता है, तब उन दोनों को भी बहुत बुरा लगता है। अब आंचल फिर से कॉलेज जाने लगती है और अपनी पढ़ाई पूरी करती है। आंचल एक दिन पद्मिनी और अर्जुन के लिए स्प्रिंग रोल्स बनाती है। अरे वाह आंचल बिटिया, ये स्प्रिंग रोल्स तो बहुत ही स्वादिष्ट और मजेदार है। सच में इन्हें खाकर तो मजा ही आ गया। ये पहला ऐसा नए जमाने का खाना है जो मुझ बूढ़ी को पसंद आया है। धन्यवाद पद्मिनी काकी। रियली? मानना पड़ेगा, वन ऑफ द बेस्ट स्प्रिंग रोल्स। ऐसे स्प्रिंग रोल्स इस शहर में तो क्या, इस पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलते होंगे। आंचल अब जब जॉब ढूंढने लगती है तो पद्मिनी उसे जॉब करने की जगह कैफे खोलने को कहती है। कैफे? हाँ चल बेटिया, कैफे। हमारे पास एक खाली दुकान पड़ी है, उसमें तुम अपना कैफे खोल सकते हो। तुम इतने अच्छे और लजीज स्प्रिंग रोल्स बनाती हो, लोग तुम्हारे स्प्रिंग रोल्स के फैंस बन जाएंगे, देखना तुम। वैसे आइडिया अच्छा है, ट्राई तो जरूर करना चाहिए। और इसी के साथ पद्मिनी की बात मानकर आंचल अपना नया कैफे खोलती है और वहां पर वो ढेर सारे तरह तरह के स्प्रिंग रोल्स भी बेचती है। और कुछ ही दिनों में उसके कैफे के बाहर स्प्रिंग रोल्स खरीदने के लिए लोगों की लंबी लाइन लग जाती है। अरे मुझे एक प्लेट वेज पोटैटो और चिकन स्प्रिंग रोल दे दो। आपके यहाँ के रोल्स बहुत मशहूर हैं पूरे टाउन में। इतने बढ़िया स्प्रिंग रोल तो सच में मुश्किल से ही मिलते हैं आंचल। यू आर द बेस्ट। आहा, इतने बढ़िया स्प्रिंग रोल्स तो सच में मुश्किल से ही मिलते हैं। आंचल, यू आर द बेस्ट। आंचल का कैफे बहुत ही कम समय में सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगता है, जिस वजह से वो अब आगे जॉब करने का फैसला रद्द करके अपने कैफे के बिजनेस को ही आगे ले जाना सही समझती हैं। वो कैफे में मेहनत करके ढेर सारे पैसे कमाती है और कुछ ही महीनों में वो अपने और 3 कैफेज खोलती है और शहर में आंचल के कैफे के स्प्रिंग रोल्स हर जगह फेमस हो जाते हैं। अर्जुन, पद्मिनी काकी, आप दोनों को दिल से थैंक यू, क्योंकि आज मैं जहाँ पर भी हूँ वो सब सिर्फ और सिर्फ आप दोनों की बदौलत हो। नहीं आंचल, स्प्रिंग रोल बनाना हम नहीं तुम जानती हो, सो सारा क्रेडिट तुम्हें ही मिलना चाहिए। तुम कमाल हो आंचल, कमाल। आंचल और अर्जुन गुजरते समय के साथ एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और आगे जाकर एक दूसरे के संग शादी भी कर लेते हैं। कुछ सालों बाद अचानक से एक दिन जब रात को आंचल अपने कैफे बंद करके जा रही होती है, तभी वहां पर एक बूढ़ी भिखारन आती है जिसका हुलिया काफी खराब हो चुका है और वो भूख के मारे तड़प रही होती है। वो और कोई नहीं बल्कि आंचल की सौतेली माँ उर्मिला ही होती है। आंचल बूढ़ी उर्मिला को देखकर भावुक हो जाती है और उसे देखकर वो तुरंत उसे अपने सीने से लगा लेती है। उर्मिला जी, आप? भगवान के लिए मुझे बचे हुए स्प्रिंग रोल्स दे देती बेटी। मैंने हमेशा से ही तेरे साथ गलत किया, शायद उसी की सजा भुगत रही हूँ आज। उर्मिला जी नहीं, तू मुझे अपनी माँ कह सकती है बेटी। तू मेरी ही बच्ची है। बहुत देर हो गई बेटी, अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर तेरी अहमियत समझ आ रही है मुझे। ऐसी बातें मत कीजिए माँ। चीरू ने मुझे अपनी बीवी के आने के बाद घर से बाहर निकाल दिया और विदेश चला गया। अब मेरा यहाँ कोई नहीं रहा। नहीं माँ, मैं हूं ना आपके लिए, आपकी बेटी। आइए, मैं आज आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। आओ माँ। आंचल उर्मिला को अपने कैफे ले जाकर अपने हाथों से स्प्रिंग रोल्स खिलाती है और उस दिन के बाद से उर्मिला आंचल के साथ ही रहने लगती है और वो सभी खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। पलक एक गरीब लड़की होती है जिसने बचपन में अपनी माँ को एक हादसे में खो दिया था और उसके बाद वो अकेली ही रहने लगती है।
और अकेले ही काम कर करके पली बड़ी थी। वो अब रंजनपुर नामक गांव में आ जाती है क्योंकि वो पहले जिस गांव में रहती थी वहां की आबादी बहुत कम थी। अरे रंजनपुरा आ गया, रंजनपुरा, चलो चलो सभी यात्री उतरो उतरो। रंजनपुर आ गया? इस गांव की जनसंख्या काफी ज्यादा है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ अपना काम करने, अपनी अनोखी रेसिपी मैगी भेल बेचने। हे गंगा मैया, मेरी रक्षा करना। पलक बस से नीचे उतरती है और वो गांव में यहाँ से वहां घूमती है। पहले कुछ दिनों वो मंदिर के आश्रम में रहती है और वो अपने पास से बचे खुचे पैसे होते हैं उनसे एक ठेला खरीदती है और बोर्ड को अपने हाथों से पेंट करती है। पलक मैगी भेल वाली। गंगा मैया की कृपा से मेरा ये ठेला शुभ ही साबित होगा मेरे लिए। पलक की मैगी भेल एक बहुत ही अनोखी रेसिपी थी जिसे ना तो पहले कभी किसी ने खाया था ना कभी देखा सुना था। जैसे ही लोगों की नजर उस ठेले के बोर्ड पर जाती है वो पलक के ठेले के पास मैगी भेल खाने आ जाते हैं और उन्हें वो मैगी भेल बहुत पसंद आती है। अरे वाह वाह वाह, क्या स्वादिष्ट रेसिपी है ये, एकदम बेजोड़ और निराली। मैगी भेल, अरे भाई दिल खुश हो गया पलक बिटिया, मुझे तो एक प्लेट और दे दो। और मैगी भेल तो बहुत लाजवाब है, मजा आ गया इसे खाकर। आहा। धन्यवाद काका। मैगी भेल वाली पलक पूरे गांव में थोड़े ही दिनों में मशहूर हो जाती है और उसके ठेले के बाहर ग्राहकों की भीड़ अक्सर जमी ही रहती है और पलक अब दिन भर में अच्छी कमाई करने लगी थी। लेकिन पलक मैगी भेल वाली के कारण उस मोहल्ले में भेलपूरी बेचने वाली मनोरमा के ठेले पर ग्राहकों का आना जाना ना के बराबर हो चुका था। अरे तैया, जब से वो पलक मैगी भेल वाली आई है तब से मेरे ठेले पर भेलपूरी खाने कोई नहीं आया। इक्का दुक्का ग्राहक तो छोड़ो, तनिको एक मक्खी तक नहीं मंडरा रही आज तो। मनोरमा एक विधवा औरत थी जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था और वो रंजनपुर में अभी 2 साल पहले ही रहने आई थी। लोगों का कहना था कि उसके जीवन में बहुत दुख मिले थे, इसीलिए वो गुस्सैल और घमंडी स्वभाव की थी। पलक की बढ़ती तरक्की देख मनोरमा के कलेजे में आग लगने लगती है और वो गुस्से से लाल होकर अब पलक के लिए मुसीबतें खड़ी करने के लिए तय करती है। बस बहुत हुआ, अब तो मैं इस पलक की बच्ची का जीना दुश्वार करके ही रहूंगी और इसे इस गांव से भगा कर ही रहूंगी क्योंकि इसके मैगी भेल की वजह से ही मेरे भेलपूरी ठेले की वाट लग चुकी है। मनोरमा रात को पलक के ठेले के पास छुपकर उसे देखती है और जैसे ही पलक ठेला बंद करके वहां से जाती है मनोरमा तुरंत उसके ठेले पर रॉकेल डालकर उसे जला देती है और वहां से भाग जाती है। अगली सुबह अपने ठेले को राख होते हुए देख पलक को बहुत बुरा लगता है। अरे नहीं, मेरा ठेला जलकर राख कैसे हो गया? अब मैं क्या करूंगी? नया ठेला लेने जाऊं तो वो कितना महंगा आता है, लेकिन अब मेरे पास नया ठेला खरीदने के अलावा कोई और पर्याय भी नहीं है। खरीद, ये तो बस शुरुआत है। तुझे मैं इतना तंग करूंगी कि तू थक हार कर इस गांव से चली जाएगी। मेरे नाक में दम कर रखा है जब से आई है। पलक बाजार जाकर एक नया ठेला खरीद लेती है और नए ठेले पर मैगी भेल बेचने लगती है। मनोरमा की जलन दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है और उससे पलक की प्रगति देखी नहीं जाती, इसीलिए वो अब अपनी दूसरी चाल चलती है। वो उसके आश्रम में जाकर उसके सारे पैसे चुरा लेती है और मैगी भेल बनाने की सारी सामग्री भी चुरा लेती है, जिसके बाद बेचारी पलक के पास अब कुछ नहीं बचता है। वो एक पेड़ की छाया में बैठकर बिलख बिलख कर रो रही होती है। हे गंगा मैया, ये क्या हो गया मेरे साथ? अब मैं क्या करूंगी? सारे पैसे और सारा सामान चोरी हो गया मेरा। अब मैं मैगी भेल कैसे बेचूंगी? कैसे करूंगी मैं अपना गुजारा? अब मैं आराम से अपनी भेलपूरी बेच सकती हूँ और साथ ही मैगी भेल भी, क्योंकि अब तो वो कलमुही पलक जा चुकी है। आखिरकार मेरा मकसद पूरा हो ही गया। पलक जब रो रही होती है तभी वहाँ तेज हवा चलती है और हवा के झोंके के साथ एक कागज उड़कर पलक की गोद में आ गिरता है। जब पलक उस कागज को देखती है तब वो चकित रह जाती है। कुकिंग कंपटीशन, वो भी रंजनपुर में? अरे वाह, 5 मिनट में बढ़िया सी अनोखी डिश बनाने वाले प्रतियोगी को मिलेगा 2 लाख रुपए का इनाम और साथ ही एक चमचमाती हुई ट्रॉफी। ये तो बहुत ही सुनहरा मौका है। मैं इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी और मैं इस कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेकर ही रहूंगी। गंगा मैया, अब आपके हाथों में है सब कुछ।
पलक उस कुकिंग कंपटीशन में भाग लेती है और वहां पर भी वो मैगी भेल ही बनाती है। मैगी भेल जैसी अनोखी रेसिपी को चखकर जजेस बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें पलक की बनाई हुई मैगी भेल काफी पसंद आती है और वो उसकी प्रशंसा करते हैं। अरे वाह पलक बिटिया, मैगी और भेल दोनों का बढ़िया कॉम्बिनेशन एकदम मजेदार है। ये मैगी भेल खाकर तो अलग ही आनंद मिला। पलक, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे हाथों की बनी इस मैगी भेल के अलावा इस दुनिया में कोई और मसालेदार और चटपटी डिश हो सकती है, इसलिए तुम ही बनती हो इस कंपटीशन की विनर। तालियां। सच? धन्यवाद जज साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पलक उस कुकिंग कंपटीशन को जीतकर 2 लाख रुपए का इनाम और ट्रॉफी पाती है और वो उन पैसों से गांव में अपना एक घर और एक ढाबा खरीदती है और उस ढाबे में वो मैगी भेल बेचने लगती है। मनोरमा को जब ये सब पता चलता है तब वो उसके ढाबे पर जाकर वहां माचिस की तीली फेंक कर आती है ताकि वहां आग लगे, लेकिन तभी उसे जमीन पर गिरा हुआ लॉकेट दिखाई देता है। उसे देख मनोरमा हैरान और भौचक्की रह जाती है। हैं? ये क्या? ये लॉकेट, इस पर तो मेरी कुहू का नाम लिखा है। ये मेरी कुहू का ही लॉकेट है। मैंने उसे दिया था जब हम उस मेले में बिछड़े थे। इसका मतलब पलक मेरी कुहू है। क्या? ये मैंने क्या कर दिया? अपनी ही बच्ची को मैंने मौत के मुंह में मरने के लिए छोड़ दिया। कुहू मेरी बच्ची, बचाओ बचाओ, कोई है? बचाओ बचाओ, कोई है? माँ, गंगा मैया। मनोरमा अपनी बच्ची को बचाने के लिए आग में कूद जाती है और खुद जलकर पलक यानी कुहू को आग से बाहर निकालती है। काकी, ये आपने क्या किया? आप जल जाओगी काकी। काकी नहीं बेटा, मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरी कुहू है। क्या माँ? पलक मनोरमा को देख रो पड़ती है और वो उसे आग से बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश करती है। पलक और 4 से 5 अन्य गांव वाले मिलकर पानी डाल कर उसे फैलाते हुए आग को बुझाते हैं और मनोरमा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद मनोरमा 2 दिन बाद होश में आती है। माँ, कुहू मेरी बच्ची। कई सालों पहले मेले में बिछड़ी हुई माँ बेटी कुहू और मनोरमा आखिरकार एक हो ही जाती हैं और दोनों एक दूसरे को गले से लगाती हैं। मनोरमा कुहू से अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगती है। आपने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया और उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी माँ। लेकिन माँ, आपको मैं अपनी गलतियों को सुधारने का एक आखिरी मौका जरूर दूंगी। उस दिन के बाद मनोरमा और कुहू एक साथ रहने लगते हैं और एक साथ मैगी भेल के बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं और खूब तरक्की करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।